तार साहब, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं, वो जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएँ ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएँ। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, जिसने ये ऑफ़र दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो सँभालना चाहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए सिर्फ अब एक हल बच गया है। मानो ना मानो, मैं मुतजाद नहीं, मुनाफिक नहीं। जो सीधी बात है कर दूंगा, टोपीबाजी हमने सीखी नहीं। हल पाकिस्तान की मईशत को बचाने का अब सिर्फ एक रह गया है। वो ये है कि अफगानिस्तान की अमनो अम्मा की सूरत हाल ख़राब हो जाए, पाकिस्तान उस दहशत गर्दी को लड़ने में सवे अव्वल की दुनियावी कुव्वत बन के उभरे और दुनिया हमें नोटू दे। एक तरफ हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है। एक तरफ भारत का जैसे जैसे रुतबा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की बची कुची इज्जत भी नष्ट होती चली जा रही है। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ रही है, वह उससे कई हज़ार गुना तेज़ी से पाकिस्तानियों की जाहिलियत बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ इसको बोल दो, उसको बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तो ये चीखें निकाल देंगे, हम तो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, हम तो भारत पे हमला कर देंगे, हम तो कश्मीर छीन लेंगे, हम तो इजराइल वापस फ़िलिस्तीन को ज़मीन छीन के वापस फ़िलिस्तीन को दिलाएंगे। दुनिया भर में टांग अड़ाना, चाइना को हम ये वो सब कुछ, मतलब दुनिया भर को बोल देना। सिर्फ और सिर्फ अपने पे सुधार ना करना, ये आज की नहीं बहुत पुरानी आदत रही है। कि शॉर्टकट क्या है, आराम वाले जीवन के लिए शॉर्टकट क्या है, वही जानती है कौम। मैं कह सकता हूं भुट्टो जिंदा जरूर है, लेकिन वक्ती तौर पर कम से कम यह कहा जा सकता है कि ज़ियाउल हक ने उनको अपने रास्ते से हटा दिया। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, जिसने ये ऑफ़र दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो सँभालना चाहते हैं। तार साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया गो अहेड। अटैच करूंगा चीज। हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। लेकिन मुझे समझ नहीं इस बात की, $6 मिलियन, इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तांदे कपड़े बेचे हैं, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। लेकिन ज़ियाउल हक को इसकी सजा नहीं मिली, बल्कि बेशुमार नोटू मिला। पाकिस्तानी अवाम के साथ जैसे पहले बहुत दफ़ा हाथ हो गया, फिर अब की दफ़ा भी हाथ ना हो जाए। अच्छा। कि देखें, आपने पिछले चंद दिनों में सुना होगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे जो करेंसी से जो डीलर या जो दूसरे लोग हैं, मईशत दान भी हैं कुछ और यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं वो स्मगल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें स्मगल हो रही हैं। 1979 में जब रूस ने ज़्यादा बहादुरी दिखाते हुए अफ़गानिस्तान में दाखिला ले लिया, जो अफ़गानिस्तान की मईशत का हुजम इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पर डॉलर स्मगल करके पाकिस्तान की डॉलर मार्केट को, पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इफ़ेक्ट किया जाए। पाकिस्तान को इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ क्योंकि भुट्टो साहब को एक बड़े अजीब व गरीब अंदाज के अंदर अपने सियासी करियर को जल्दी ख़त्म करना पड़ा। ये सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ फिर एक गेम ना हो जाए, और जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे, जो इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के, वो सारी चीज़ें कभी अफ़गानिस्तान पे और कभी अमेरिका पे और कभी किसी पे डाल के खुद से मुबर्रा हो जाए। तो अली भाई, मेरा ख्याल ये है कि इस बात को उठाना चाहिए कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक पा रही अफ़गानिस्तान अगर डॉलर स्मगल हो रहे हैं तो? हम जो कि इनडिस्पेंसिबल थे अचानक डिस्पेंसिबल हो गए, यानी हम हैं से थे हो गए, और हैं से थे होने के बाद अमेरिका बहादुर हो या वेस्ट, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। आज भी हम दूसरों की तबाही में अपनी माली बेहतरी समझते हैं, और आज भी शायद हमने वो सबक नहीं सीखा कि हम दूसरों की तबाही में नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी में ही अपनी बेहतरी को देखें।
अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को सही करना है तो वो दूसरों की बर्बादी के बगैर भी हो सकती है। जेनुअनली अगर आप इंडिया की ग्रोथ को देखें और बांग्लादेश की, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत हद तक अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर तरीके से कम पाकिस्तान से बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं। मान लिया 11 सितंबर 2001 को पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात के बाद उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और कहा दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। पहले उन्होंने अफगानिस्तान में दाखिला लिया, फिर उन्होंने दे दबादब फेंटी लगाई सद्दाम हुसैन की। दुनिया तब्दील होगी, हमें ये समझना चाहिए। और वो माजी, अगर ऐसी बात है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है, पाकिस्तान के हम शदीद मुआशी बहरान में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब काफ़ी हद तक लोगों को ये समझ में आ गई है कि वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें नहीं चलती। अब मीडिया का भी दौर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का इदराक है हर एक लेवल के ऊपर। मईशत में जो बैरूनी फंडिंग थी उसका टीका लगता रहा और पाकिस्तान की मईशत किसी न किसी हद तक जो है ना वो चलती रही या रेंगती रही। और चाहे वो 80s का दौर हो या इवन 90s, लेट 90s से लेके और अब तक कोलिशन सपोर्ट फंड से लेके और जो कोल्ड वॉर के फंड्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में ज़ाहिर है कि एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और शायद बल्कि यकीनन यही वो बैरूनी इमदाद या ये बहुत सारी एड्स थी जिनकी वजह से पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। लेवल प्राइस जो रुपए की वैल्यू है, ये शायद कम से कम 20-25 रुपये और पाकिस्तान का रुपया डी वैल्यू हो जाए। ये मैं बिल्कुल मुझे पता है कि एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की माशी समत को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, एक सबसे पहली बात ये कि जो प्रोग्राम में हम कम डिस्कस की हमने कि ये केयर टेकर और टेक्नोक्रेट के सेटअप की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के ये सेटअप कोई ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पहली बात तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के पीछे ये जो गिरता हुआ हमारा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट का खसारा और बढ़ती हुई कीमतें और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, और ये मैं दोबारा आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को बता रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। आइंदा आने वाले चंद महीनों में या बिलखुसूस 2023 के जून तक ये प्रोग्राम बेशक रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, जो अभी प्राइसेस का लेवल है कम से कम प्राइसेस से डबल हो जाएंगी। और मैंने तब नया मीडिया ज्वाइन किया था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान से एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत को पकड़ा गया और फिर यही थी ना तारीख। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खैराबाद कहा गया। अब किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के मामलात संभल गए, पाकिस्तान कहीं भूल भुलाइयों में गुम गया, लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हो रही है। 2 मुल्क ऐसे हैं जो डीएनए चेंज किया या नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत हद तक बेहतर तरक्की कर गए। इंडिया आपके सामने है। पाकिस्तान देश ही ऐसा है जो लगता है शायद 200 साल पीछे चल रहा है। आज पूरी दुनिया में कितनी गजब की बातें हो रही हैं। पूरी दुनिया डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। पूरी दुनिया एक से एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे एआई में इन्वेस्ट करने की बात हो, क्लीन एनर्जी, और इन सब चीज़ों पे व्यापार कैसे बढ़ेगा, व्यापार बेस्ड इकोनॉमी कैसे और बढ़ेगी। सबको पता चल गया कि व्यापार है तो आपकी इज्जत है, वरना जो समय अभी चल रहा है या जो समय आने वाला है उसमें तो और भी ज़्यादा। अगर आपके पास में अच्छा खासा चलता व्यापार नहीं है, जिस व्यापार के चलते ही सिर्फ आप दुनिया आपसे दबेगी। अब आप सोचो कि आप गुंडागर्दी करके बाकी सब करके वो दौर ही बीत गया, वो बहुत पीछे बात चली गया, वो होने नहीं वाला है। तो पाकिस्तान आज भी वही बाबर के दौर में जी रहा है। पाकिस्तान आज भी वही पत्थर छाप उसमें ज़माने में जी रहा है। आज भी उसको यही लगता है, बल्कि लगता क्या है, इनकी पूरी प्लानिंग थी, इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि इनका कहना था कि हमने कम से कम 6-7-8 लाख की फ़ौज तैयार कर लिया, हमारी अपनी पाकिस्तानी फ़ौज, उसके आगे जो है तालिबानी हमारी फ़ौज बन जाएगी, तो ये सब मिल करके 8-10 लाख के आसपास में फ़ौज बन जाएगी। अब ये सब जो है इनके एक चीज़ जोड़ेगी, वो है इस्लाम का झंडा, मजहब का झंडा। अब उसके बदौलत पहले ये जो सेंट्रल एशिया वाले गलत रास्ते पर निकल गए, पहले हम उनको सुधारेंगे, पहले हम वहाँ तक में कब्जा करेंगे, सुधारेंगे मतलब कब्जा करेंगे। पहले हम उन सब का कब्जा कर लेंगे, फिर हम कश्मीर फतेह करेंगे, फिर हम नेपाल फतेह करेंगे, फिर हम दिल्ली फतेह करेंगे, फिर हम बंगाल फतेह करेंगे। इस टाइप की करते करते तमिलनाडु तक पहुँच जाएंगे। यही योजना इस कौम की बाकायदा एक दिमाग में थी। जब
तालिबान सत्ता में आए तब जैसे इनको लगा कि अब तो हमारा सपना सच ही हो गया। कुछ दिन की बात और है, जो जितने काफिर रहते हैं भारत में उन सबको घरों से भगा देंगे, उनके घरों पे हम कब्जा कर लेंगे, ये सब सोच पाकिस्तानियों की थी। वो तो तालिबानियों ने इनको इनकी औकात दिखा दी, इनकी इतनी मार पीट कर करके, इनको इतना धमाके कर करके, इन्हें इतना छीन चपाटा करके सब करके औकात दिखा दी, वरना ये कौम सपने देख रही थी। जब इनके इतने बड़े नेता आगे बोलते थे कि तालिबानों को कश्मीर फतेह करके देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आम पब्लिक का जो दिमाग होगा वो तो फिर और कितने बड़े सपने पाल रखे होंगे उसने।